हेलो एवरीवन। आज हमारे डे 6 है मॉडर्न हिस्ट्री का। हम 10 डेज में कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। तो हमारा कौन सा डे है आज? डे 6 है। इससे पहले हम डे 5 में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि कांग्रेस के पूर्व जो संस्थाएं थी उनको देखा था, कांग्रेस का गठन देखा था, प्लस राष्ट्रीय आंदोलन का जो उदारवादी चरण था वो भी देखा था, और जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन थे वो भी उसी क्लास में हमने सीख लिए थे। तो आज हम डे 6 में टॉपिक हैं उनको समझेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का नेक्स्ट चरण है क्रांतिकारी, उसको समझेंगे कि क्रांतिकारी चरण में कौन कौन थे, लाल पाल वाल ये कौन थे। ऐसे ही फिर मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, कब हुआ था ये समझेंगे। स्वदेशी आंदोलन को देखेंगे, दिल्ली दरबार को भी समझेंगे इसी फेज में। देन गदर आंदोलन, ये कौमा गाटा मारू घटना है। लखनऊ सम्मेलन है, अगेन रिवाइज करेंगे इसको भी। होम रूल लीग आंदोलन है। क्रांतिकारी गतिविधियां देखेंगे, इससे संबंधित कुछ केस हैं वो भी देखेंगे। एचआरए संगठन को भी देखेंगे, किसने स्थापना की थी इसकी। देन एच एस आर ए इसको भी देखेंगे। फिर लास्ट में चटगांव शस्त्रागार कांड भी देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का ये टॉपिक है, इनको हम वन बाई वन कवर कराएंगे। तो सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं बेसिक आज का, वो है क्रांतिकारी चरण से। किससे प्रिंस? क्रांतिकारी चरण से। तो इसके यानी नेता याद रखने हैं, कौन? बाल, पाल और लाल। ठीक है, तीन नाम से क्वेश्चन आ जाता है कि लाल वाल पाल किससे संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? ये क्रांतिकारी चरण से संबंधित हैं, ये प्रश्न आ सकता है आपका सीधा। तो पहला बेसिक याद रखना है। अब देखो, बाल हैं तो बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाल हैं तो लाला लाजपत राय, और बिपिन चंद्र पाल हैं तो बिपिन चंद्र पाल हैं। एक और व्यक्ति हैं वो अरविंद घोष, इसी क्रांतिकारी चरण से संबंधित हैं। ठीक है, अब क्रांतिकारी चरण का मुख्य विचार क्या था? इनका विचार स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन करना, यानी ये इनका मुख्य आइडिया था। स्वराज्य की मांग, ब्रिटिश शासन का सक्रिय विरोध। अब यानी ये कहते थे क्रांतिकारी कि संघर्ष जो उदारवादी पद्धति अपनाते थे ना, प्रार्थना अर्चना की, अनुनय विनय, तो वो इन्होंने हटाकर पद्धति सीधा एक्शन की बात करने लगे। कौन? क्रांतिकारी चरण वाले, कि विदाउट एक्शन के हमें फ्रीडम मिल ही नहीं सकती। जबकि उदारवादी क्या बोलते थे? उदारवादी बोलते थे कि हम अंग्रेजों से प्रार्थना और अनुनय विनय इनके आधार पर हम फ्रीडम ले सकते हैं। इनका जस्ट अपोजिट मानना था। एक और पॉइंट समझ लो, देन अगेन स्टार्ट करेंगे फिर इसको ही। 1919 में जब गांधी जी यानी कि राजनीति में एक्टिविस्ट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो तभी से गांधी फेज चलाते हैं। कब? 1919 से स्टार्ट मानते हैं हम गांधी फेज को, तब से ये चलता है। देन इससे पहले हम क्रांतिकारी आंदोलन को ही समझते हैं। एक प्रश्न लगाओ, राष्ट्रीय आंदोलन का क्रांतिकारी उग्रवादी चरण किस अवधि में या किस अवधि को माना जाता है? तो किस अवधि को? 1905 से लेकर 1919 के बीच की अवधि है वो क्रांतिकारी युग है। टाइम पीरियड कितना है? 1905 से लेकर 1919 के बीच का कौन सा फेज है? क्रांतिकारी या उग्रवादी चरण फेज है राष्ट्रीय आंदोलन का। देखो ये क्वेश्चन आ ही गया ना, लाल वाल और पाल में कौन कौन शामिल थे? तो कौन कौन शामिल थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये लाल वाल पाल में शामिल थे। इसमें कुछ याद रहे या न रहे, लेकिन याद रखना है क्या? लाल वाल पाल को। उग्रवाद के जो क्रांतिकारी फेज था उसके उदय होने के पीछे क्या कारण थे? बेसिकली जैसे उदारवादियों की असफलता थी, क्योंकि वो प्रार्थना वगैरह इन सब के माध्यम से करते थे। इन्हें क्या सीधा एक्शन की बात करते थे। ब्रिटिश दमनकारी नीति थी, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, याद आ रहा है आपको? 1878 में हमने याद किया था। किसने यानी कौन लेके आया था? लिटन लेके आया था, और लागू या हटाया किसने था? तो रिपन ने इसको हटाया था। ठीक है ना। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 कर्जन लेके आया था, इसको याद आ रहे होंगे ना, पिछली क्लास के सब रिपीट हो रहे हैं। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 का है। बंगाल विभाजन 1905 की एक्टिविटी, ये सब ऐसे कारण हैं जिनसे क्रांतिकारी गतिविधियां या इन क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। जैसे कुछ अन्य कारण हैं, जैसे अकाल प्लस आर्थिक संकट, ये भी कारण है कि इनको उग्रवादियों को जन्म देने के।
अंतर्राष्ट्रीय कुछ घटनाएं थी, जैसे इथोपिया द्वारा इटली का पराजय। तो 1895-96 में किसने, इथोपिया ने इटली की पराजय कर दी। अब ये यहाँ पे मीनिंग ये निकल आ रहा था, मीनिंग थी कि यूरोपियों की पराजय हो सकती थी। इससे पहले क्या था कि इससे पहले यूरोपीय अपराजय थे, यानी कि यूरोपीय पराजय होते ही नहीं थे, ऐसे सिद्धांत थे। जापान द्वारा रूस की पराजय, तो यूरोपियों की पराजय हो रही थी। ये सब क्या थे, ये सब क्रांतिकारी चरण के जो आंदोलनकारी थे उनको प्रेरणा के काम थे, ठीक है ना, कि उनसे प्रेरणा ले रहे थे। देन जैसे दिल्ली दरबार है, जब अकाल पड़ रहा है तब भी आप दिल्ली दरबार कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ की समस्या है, उनको तो ध्यान करो ना। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आंदोलन। अब इन क्रांतिकारियों या उग्रवादियों की विचारधारा क्या थी या कार्यपद्धति क्या थी। जैसे एक कथन आप देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक का, वो क्या बोलते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसका कथन है, बाल गंगाधर तिलक का है। याद करना है आपको, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इस प्रकार की एक्टिविटी किसमें, उग्रवादी या क्रांतिकारी फेज की सिद्धांत है, ये कार्यनीति, इनकी कार्य पद्धति है। कैसे कार्य पद्धति क्या है, अभी सीधे एक्शन की बात करेंगे। इससे पहले उदारवादी क्या करते थे, प्रार्थना वगैरह इनकी बात करते थे। तो इनके बस माइंड में एक क्लियर रहेगा कि जब तक हम एक्शन नहीं करेंगे तब तक हमें क्रांति नहीं मिलेगी। स्वदेशी आंदोलन की बात कर रहे थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की बात कर रहे, राष्ट्रीय शिक्षा, हड़ताल, प्रदर्शन और बहिष्कार, इन सब की बात करते थे। अब हमें याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1893 में गणपति महोत्सव स्टार्ट किया गया था। तो गणपति उत्सव कब स्टार्ट हुआ था, 1893 में। कौन करता है, बाल गंगाधर तिलक करते हैं। दूसरा शिवाजी उत्सव या महोत्सव, तो 1895 में होता है। कौन करते हैं, इसको भी बाल गंगाधर तिलक करते हैं। अब इसी दौरान यानी जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तभी राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, जैसे शिक्षा समिति बनती है या स्वदेशी शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा मिलता है, तो ये सब इन्हीं के परिणाम हैं। बेसिक है, थोड़ा समझो। अब आ जाओ, अपना एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। तो 1905 में यानी बंगाल विभाजन होता है, ठीक है ना, जिसकी घोषणा होती है 30 जुलाई 1905 को। तो बंगाल विभाजन है यानी कि पहला आंदोलन होगा जो कैसा होगा, एक बड़े स्तर पर चलेगा, इसलिए हमें याद रखना है बंगाल विभाजन कब होता है, 1905, डेट याद रखनी है सीधा। उस समय यानी बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन वायसराय हैं। याद रखना है, बस सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि बंगाल विभाजन के समय कौन वायसराय थे, तो कौन वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 में होती है, लागू 16 अक्टूबर 1905 को होती है। ये याद करने के फैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारी यानी कारण क्या था बंगाल विभाजन का, तो सरकार ने बताया था कि हम प्रशासनिक सुविधा के लिए इसका विभाजन कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक कारण रियल में क्या था कि बंगाल में बढ़ती जो राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करना और फूट डालो राज करो की नीति का क्रियान्वयन था एक प्रकार का, ठीक है ना, ऐसा था। तो अभी तक क्या याद रखना है आपको कि बंगाल विभाजन 1905 में होता है। उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। देन बंगाल विभाजन के बाद क्या स्थिति हो जाती थी, यानी जैसे ये बंगाल है पूरा, तो एक तरफ पूर्वी आपका हो गया, देन एक तरफ पश्चिमी। तो पूर्वी बंगाल जैसे ढाका आपकी राजधानी और असम का इलाका है, तो उसमें यानी मुस्लिम बहुल प्रांत वाला था, उसको एक अलग कर दिया। देन पश्चिमी बंगाल था, तो उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा ही हिंदू बहुल था, तो इसको अलग करने की बात बोली थी। तो ये विभाजन था उनका। अब देखो स्वदेशी आंदोलन, तो कांग्रेस द्वारा यानी 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कितनी तारीख है, 7 अगस्त। आज क्या बन रहा है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ये सिंपल यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ चुका था कि 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं, एक लाइन में दिया था उसमें भी। तो याद रखना है कि हथकरघा दिवस पूछा जा सकता है आपको कि 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाते हैं।
देन 16 अक्टूबर को, यानी कि जो 16 अक्टूबर विभाजन होता है, घोषणा लागू होती है, तो उस समय पूरे बंगाल में क्या होता है, शोक दिवस मनाया जाता है। तो शोक दिवस कब मना रहे हैं, 7 यानी 16 अक्टूबर को 1905 में। तो तभी मना रहे हैं 16, यानी जब विभाजन हो रहा है बंगाल का, तब लोगों ने आपस में राखी बांधी, वंदे मातरम गाया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। देन 1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। स्वदेशी आंदोलन के कुछ नेता थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, सैयद हैदर रजा, चित्तरंजन दास यानी CR दास, P आनंद चार्लू, ये सब इसके नेता थे। अब है आपके लिए प्रश्न, वो ट्राई करो। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था, 1905 में। वेरी गुड। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था, तो बंगाल विभाजन के शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, तो इसका विरोध करने के लिए कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। अब जैसे इस संदर्भ में कुछ संगठन है या जो समितियां वगैरह बनी थी, उनको एक बार देख लो, बाकी अभी अगेन पढ़ेंगे। जैसे कि अनुशीलन समिति है, तो उसका गठन 1902 में होता है, कौन करते हैं या इनसे सदस्य कौन है, ये हैं। देन वंदे मातरम समिति है, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार में सक्रिय रहती है। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है। ये वाला फैक्ट अभी याद कर लो कि 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है, ठीक है। और देन एक ये वाला फैक्ट याद रखना है कि बंगाल केमिकल्स एंड स्वदेशी स्टोर्स, तो इसकी स्थापना कौन करते हैं, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। अब इनको याद क्यों रखना है, क्योंकि जो भारत में ना बम बनाने का काम करते हैं, तो यही काम करते हैं भारत में बम। जब 1909 से या फिर 1909 के आसपास, तो कौन बम बनाते हैं तब, यानी जो क्रांतिकारी होते हैं उनको ये बम देते हैं, ये फ्रांस से सीख कर आते हैं, कौन, प्रफुल्ल चंद्र राय, ये काम करते हैं भारत में बम बनाने का काम। इन क्रांतिकारियों को हथियार वगैरह देना है, बम देनी है कुछ, तो कौन देगा, प्रफुल्ल चंद्र राय देंगे। फिर आगे इनकी उपलब्धियां स्वदेशी आंदोलन की, जैसे स्वदेशी आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना है, पहली बार महिलाओं की व्यापक भागीदारी, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा, ये सब इनकी क्या है, उपलब्धियां बेसिकली, ठीक है। अब आ जाओ मुस्लिम लीग पर। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, 1906 में होती है। वैसे एग्जैक्ट डेट क्या है, 30 दिसंबर है, 30 दिसंबर 1906। कहां पर होती है, ढाका में होती है। संस्थापक कौन है इसके, नवाब सलीमुल्लाह संस्थापक हैं। अध्यक्ष कौन थे, आगा खां अध्यक्ष हैं। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है, नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है। अब है बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था, क्वेश्चन लगाते हैं, कुछ प्रैक्टिस ऊपर पढ़ाया आपने उसके। तो किस वायसराय के समय हुआ था बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था, तो कब, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। बंगाल विभाजन का सरकारी कारण क्या बताया गया था, तो सरकारी कारण था प्रशासनिक सुविधा का, लेकिन एक्चुअल कारण क्या था, फूट डालो और राज करो की नीति का आगे बढ़ाना। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहां पर हुई थी, तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। यानी बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को कौन सा दिवस मनाया गया था, कौन सा दिवस, शोक दिवस मनाया गया था, जब विभाजन की घोषणा लागू हुई थी तभी। इस दिन लोगों ने राखी वगैरह बांधी थी, वंदे मातरम गाए थे। 1905 के किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था, तो बनारस का अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था, बनारस का अधिवेशन था। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है, बंगाल की क्रांतिकारी संगठन है। अभी आगे और पढ़ाएंगे अनुशीलन समिति को। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, ये पीछे देखे थे, 1906 में हुई थी। बंगाल केमिकल्स एंड स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसने की थी, प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने की थी, इन्होंने बम बनाने का काम किया था। स्वदेशी आंदोलन में पहली बार किस वर्ग की व्यापक भागीदारी देखी गई थी, तो महिलाओं की इस आंदोलन में व्यापक भागीदारी देखी गई थी। लार्ज लेवल पर महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं।
मुस्लिम लीग की कब और कहाँ स्थापना हुई थी? तो 30 दिसंबर को होती है 1906 में, ढाका में इसकी स्थापना होती है मुस्लिम लीग की। ठीक है, एक प्रश्न, दो प्रश्न और हैं। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक थे। प्रथम अध्यक्ष थे कौन? आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, देन अब कुछ नेक्स्ट और है टॉपिक्स। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, ये देखते हैं। इसके यानी अध्यक्ष कौन थे? हमने पहले देखो 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसको अब जब हमने कांग्रेस के अधिवेशन पिछली क्लास में ही पढ़े थे तो उसमें पढ़ा था, अगेन रिवाइज कर लेते हैं। फिर भी 1906 का कलकत्ता में होता है ये अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें स्वराज शब्द को पहली बार कांग्रेस के मंच से प्रयोग किया गया था। इसमें प्रस्ताव, 4 प्रमुख प्रस्ताव पारित हुए थे। कौन कौन से? स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार, देन राष्ट्रीय शिक्षा, ये 4 प्रस्ताव थे। देन 1907 का सूरत अधिवेशन, ये याद रखना है आपको, क्योंकि जब मैंने अधिवेशन बोले थे, कराए थे, तब भी मैंने बोला याद रखना है, अभी बोल रहा हूँ याद रखना है। तो 1907 का सूरत अधिवेशन होता है। देन राष्ट्र बिहारी घोष इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें घटना क्या होती है? तो प्रथम घटना क्या होती है कि इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो जाता है गर्म दल और नरम दल में। तो एक क्वेश्चन सीधा बन जाता है ना कि कांग्रेस का विभाजन किस सम्मेलन में हुआ था? गर्म और नरम दल में। तो किसमें? सूरत के अधिवेशन में हुआ था 1907 में। देन गर्म दल के नेता जैसे अभी पढ़े थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, ये गर्म दल के नेता थे। देन फिर इसके बाद नरम दल के नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब किससे संबंधित थे? नरम दल से संबंधित थे। ठीक है, याद रखना है क्योंकि कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था सूरत के अधिवेशन में। अब है दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार के संदर्भ में क्या याद रखना है कि 3 दिल्ली दरबार हुए थे। तो कब हुए थे? कौन सा वायसराय था? उसमें महारानी कौन सी आई थी? तो आपको ज्यादातर याद ये रखना है कि बस कि जो दिल्ली दरबार है वो उस समय वायसराय कौन था या कब हुआ था, बस इतना याद कर लोगे तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो, प्रथम दिल्ली दरबार है ये 1900 यानी 1877 में होता है। कब होता है? 1877 में। लॉर्ड लिटन वायसराय थे इस समय और ब्रिटिश शासक थे यानी महारानी विक्टोरिया की संदर्भ में ये आयोजन हुआ था दिल्ली दरबार का। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किन के संदर्भ में हुआ था? महारानी विक्टोरिया के संदर्भ में। तो यहाँ पे क्या हुआ था? महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। केसरी हिंदी की उपाधि दी गई थी इनको, केसरा हिंदी की उपाधि दी गई थी। दक्षिण भारत में अकाल के बावजूद भव्य दरबार आयोजित किया गया था, तो इसीलिए इनकी आलोचना होती थी क्योंकि जब अकाल है फिर भी आप क्या कर रहे हो? भव्य रुपए वगैरह खर्च कर रहे हो इन सम्मेलन पर। फिर द्वितीय दिल्ली दरबार आयोजन कब होता है? 1903 में होता है। लॉर्ड कर्जन इसके इस समय वायसराय थे। सम्राट एडवर्ड सप्तम इस समय यानी कि कौन सा ब्रिटिश शासक आया था? तो सम्राट एडवर्ड सप्तम आए थे। कब? 1903 में। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। तो एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण की घोषणा हुई थी। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति प्रदर्शन करना था। देन तृतीय दिल्ली दरबार होता है तो 1911 में होता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय होते हैं इस समय। 1911 में होता है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय होते हैं। सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी इनके यानी ये शासक हैं, इनके लिए तृतीय दिल्ली दरबार आयोजित होता है। इसमें हमें और याद रखना है, वो याद रखना है कि 1911 में घोषणा की गई कि दिल्ली से यानी जो कोलकाता राजधानी थी पहले ना, अब वो राजधानी कहाँ पर जाएगी? दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाएगी। कहाँ पर स्थानांतरित होगी? दिल्ली में। यानी कि पहले कोलकाता में थी, अब 1911 में घोषणा की गई कि अब हम राजधानी कहाँ पर घोषित करेंगे? दिल्ली में बनाएंगे। 1905 का जो बंगाल विभाजन था वो यहाँ पर रद्द कर दिया गया था। किसमें? तृतीय दिल्ली दरबार में। और प्लस 1912 में ये दिल्ली राजधानी बन गई थी। ठीक है ना, प्रशासनिक स्थानांतरण हुआ था। तो 1911 में घोषणा होती है, 1912 में ये बन जाते हैं। ये याद रखना, दोनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बीपीएससी में पूछा गया था प्रीलिम्स में, तो उसमें पूछा था कि दिल्ली जो कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब ट्रांसफर हुई थी? तो कब हुई थी? 1912 में। और घोषणा कब हुई थी? 1911 में हुई थी। अब आ जाओ कुछ एमसीक्यू लगाते हैं, देन और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे।
प्रथम दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया था? तो कब आयोजित हुआ था प्रथम दिल्ली दरबार फ्रेंड्स? 1877 में। देन प्रथम दिल्ली दरबार किस वायसराय के काल में आयोजित हुआ था? लॉर्ड लिटिन के समय। द्वितीय दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया था? 1903 में। द्वितीय दिल्ली दरबार किस वायसराय के काल में आयोजित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय। तृतीय दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया था? 1911। उस समय वायसराय कौन थे? हार्डिंग द्वितीय थे। ठीक है, इस प्रकार हमारी दिल्ली दरबार भी कंप्लीट है। अब आते हैं गदर आंदोलन या गदर पार्टी। गदर आंदोलन या गदर पार्टी 1913 में ये संगठित होती है, स्थापना होती है इसकी 1913 में। अमेरिका में होती है, याद रखना है, सैन फ्रांसिस्को शहर है उसका। इसका मुख्यालय युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में था। तो गदर आंदोलन की स्थापना 1913 में होती है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो इसके संस्थापक हैं लाला हरदयाल सिंह। कौन है संस्थापक इसके? लाला हरदयाल सिंह। प्रथम अध्यक्ष थे सोवन सिंह बघना। इनका गदर साप्ताहिक एक पत्रिका था। तो इनकी मुख्य पत्रिका क्या थी? साप्ताहिक गदर इनकी साप्ताहिक पत्रिका थी। एक बार अगेन गदर आंदोलन या गदर पार्टी 1913 में स्थापित होती है। कहां पर? ये अमेरिका में स्थापित होती है। उसका शहर है सैन फ्रांसिस्को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? युगांतर आश्रम में। देन इसके संस्थापक हैं लाला हरदयाल। अब आपको एग्जाम में क्या याद रखना है कि गदर या गदर आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, प्लस इसके संस्थापक कौन है, इतना याद रख लेंगे तो भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका। देन है कोमागाटा मारू घटना 1914 की। कोमागाटा मारू घटना, जैसे ये आपका इंडिया है, सपोज ये इंडिया है। देन इससे ऊपर बढ़ते जाओगे जे आपके यानी कि दक्षिण एशियाई राष्ट्र, फिर इधर चाइना, देन यहाँ पर हांगकांग मिल जाएगा आपको। ठीक है ना? तो इस इलाके से लोग कहाँ पर जा रहे हैं? जैसे ये आपका यूरोप हो गया, देन इस तरफ आ जाएंगे आप यूएसए, और ऊपर का इलाका कनाडा। तो यानी कि ये लोग यहाँ से इस कनाडा के वैंकूवर तट पर जा रहे हैं हांगकांग से। तो कौन सा जहाज है? कोमागाटा मारू जहाज है। ऐसे करके याद रखना है, आप बेसिकली समझ लेते हैं। तो ये जापान का जहाज था। कौन किसका जहाज था? जापान का। एक सिख व्यापारी ने पट्टे पर लिए थे, यानी हांगकांग से वैंकूवर कनाडा के लिए जा रहे थे। कहां से? हांगकांग से वैंकूवर कनाडा के लिए जा रहे थे। इसमें 376 भारतीय थे। वैसे जा क्यों रहे थे? क्योंकि वहां पर सेटल होना था, अच्छी लाइफ जीनी थी। ऑब्वियसली एक जगह से दूसरी जगह पे किसी लिए आते हैं? अच्छी लाइफ वगैरह इनके लिए, प्लस वहां से क्रांतिकारी गतिविधियां वगैरह कर सकें। तो ये कहां से कहां तक गए थे? हांगकांग से वैंकूवर। एक क्वेश्चन आता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कोमा गाटा मारू घटना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1914 में हुई थी। ठीक है, देन ये घटना यानी फिर क्या हुआ था? फिर जैसे आगे चल के इनको कनाडा के तट पर नहीं उतरने दिया, ऑब्वियसली, यानी 376 लोगों के पास खाना वगैरह कितनी प्रॉब्लम होगी। देन फिर भारत में आए तो भारत ने इनकी यानी जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने इनके साथ अत्याचार किया था। लगभग कितने मानो, डाटा यानी सरकारी डाटा होता है तो 17 से 20 तक तो इनकी यानी डेथ हो जाती है। फिर बाकी बचते हैं, उनमें भी क्या जाते हैं? जेल वगैरह इनमें भेज दिए जाते हैं सीधे। तो ऐसे करके इनके साथ काफी अत्याचार होता है। अब देखो, कोमागाटा मारू जहाज किस देश से संबंधित था? तो किस देश से? जापान से। कोमागाटा मारू जहाज कहां से कहां गया था? तो हांगकांग से वैंकूवर कनाडा गया था। कोमागाटा मारू जहाज या कोमागाटा मारू घटना कब होती है फ्रेंड्स? 1914 में। एक कांग्रेस का सम्मेलन है, अधिवेशन है, लखनऊ अधिवेशन, उसको देखो। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन है? अंबिका चरण मजूमदार। याद आ रहे होंगे आपको। इसमें क्या हुआ था? जो 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था, पुनः एकीकरण हुआ कांग्रेस का 9 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस का जो 1907 का विभाजन हुआ, अब आके मर्ज हो गए थे, यानी अब दोनों एक हो गए थे, गरम दल और नरम दल। देन मुस्लिम कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी 1906 में स्थापित होती है। इन दोनों के मध्य एक समझौता होता है। कौन सा समझौता? लखनऊ समझौता। तो हमें अब दो फैक्ट के संदर्भ में याद रखना है
कि पहला हमें लखनऊ समझौता के संदर्भ में, और दूसरा जो कांग्रेस का विभाजन था वो अब क्या है, अब विभाजन नहीं रहा है, दोनों एक हो गई हैं। तो लखनऊ समझौता हमें दो संदर्भ में याद रखना है, कौन कौन से, कि कांग्रेस का एकीकरण हुआ, दूसरा लखनऊ समझौता हुआ। किन दो के मध्य हुआ था फ्रेंड्स ये लखनऊ समझौता? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग जो है वो स्वीकार कर ली थी, और मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौते का विरोध किया था। विरोध इसलिए किया था क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल संस्था थी और मुस्लिम लीग कैसी थी, छोटी सी। तो एक बड़ी संस्था किसी छोटे के साथ करेगी तो ऑब्वियसली उसको बड़ा प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, तो इसीलिए इन्होंने विरोध किया था कि आप इसके साथ मत करो ना, क्योंकि कांग्रेस में तो मुस्लिम लोग पहले से ही थे, फिर क्यों अलग से वरीयता दे रहे हो। तो इस संदर्भ में इनकी आलोचना करते हैं मदन मोहन मालवीय। एक प्रश्न है, ट्राई करो। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब आ जाते हैं होम रूल लीग पर। ठीक है, होम रूल लीग HRL। HRL इसका गठन कौन करता है या कब होता है? तो 1916 में इसका गठन होता है। कौन करते हैं? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा दो होम रूल लीग का गठन किया जाता है। तो कब होता है होम रूल लीग का गठन? 1916 में होता है। देन फिर ये आगे चलकर 1920 में क्या हो जाती है, यानी जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है तो महात्मा गांधी जी ने इसका नाम क्या बदल दिया था? स्वराज्य सभा रख दिया था। देखो होम रूल, तो होम रूल का अर्थ क्या है? होम रूल का अर्थ था पहले, जैसे आयरलैंड अपने आप में क्या था? अधिशासन था। एग्जाम्पल के तौर पे कि वहां पे यानी लोगों को शासन में भागीदारी दी जा रही थी, तो वैसे ही तर्ज पर इंडिया को ही भागीदारी दी जाए होम रूल के जरिए। तो ऐसे ही आंदोलन था क्या? होम रूल लीग आंदोलन। क्या भारतीयों की जो शासन करें भारत में वो भारतीय करें, लेकिन सर्वोच्च संस्था है वो अंग्रेज बनी रहे, अभी भी सर्वोच्च शक्ति कौन बनी रहे? अंग्रेज बने रहे। तो उस संदर्भ में था होम रूल लीग आंदोलन। यानी जो बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग की, जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। उनका क्षेत्र क्या था? एनी बेसेंट ने की थी, तो उनका क्षेत्र क्या था वो देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग की जो क्षेत्र था, तो उनका कहाँ पर हेडक्वार्टर बनाया था? पूना में। इनके केंद्र थे जैसे महाराष्ट्र, बॉम्बे सिटी को छोड़कर, यानी बॉम्बे सिटी को छोड़ दिया इन्होंने, प्लस कर्नाटक केंद्रीय प्रांत बरार। और जो एनी बेसेंट थे उनका क्षेत्र क्या था? उनकी यानी कि इनके अलावा, किन के अलावा? बाल गंगाधर तिलक को छोड़कर बाकी सभी जगह पर फैल जाएंगे। कौन? एनी बेसेंट। एक दो प्रश्न है, ट्राई करो। होम रूल लीग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1916 में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना किन नेताओं ने की थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। ये बताओ, राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, तो उनमें पहली महिला अधिवेशन या अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन सी पहली महिला थी प्रिंस? एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था? पूना में, अभी देख चुके हैं। और एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसका मुख्यालय कहाँ पर था? मद्रास में था। देन बाकी सभी प्रश्न सेम है, देख सकते हो। एक लास्ट प्रश्न कि तिलक की मृत्यु के बाद उनकी होम रूल लीग का नाम किसने बदला था? तो किसने बदला था? महात्मा गांधी ने बदला था। क्या रख दिया था? स्वराज सभा रख दिया था। स्वराज सभा रख दिया था फिर नाम। अब है हमारी क्रांतिकारी गतिविधियां, देखते हैं कौन सी गतिविधियां? क्रांतिकारी गतिविधियां, और प्लस इनसे जुड़े हुए कुछ केस वगैरह हैं उनको देखते हैं, देन हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा। तो बेसिकली कुछ घटनाएं हैं जिनमें आपको याद करनी ही करनी है, और वो मैं बताते चलूंगा साथ साथ में कि इसको भूलना नहीं है, बाकी कुछ भूल जाओगे तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, तो पहली घटना है 1897 की। चापेकर बंधुओं ने पुणे के फ्लैग कमिश्नर WC रेड की हत्या कर दी थी। यानी कि जब पुणे में फ्लैग फैला था
और फिर फ्लैग के समय क्या लोगों को घेराबंदी यानी घर में ही रहो, जैसे आज का कोरोना था वैसे उस समय भी फ्लैग के कारण लोगों को घर में बंद कर दिया। प्लस उसके बाद अत्याचार हुआ कि महिलाएं वगैरह हैं उनका शोषण किया गया सब कुछ। तो इस समय यानी चापेकर बंद हुए थे पुणे के, तो उन्होंने जो आदेश दिया था डब्ल्यूसी रैंड इसकी हत्या कर दी थी। फिर है 1899 में मित्र मेला समिति बनती है। कौन बनाते हैं? इन जो सावरकर होते हैं वीडी सावरकर, इनके भाई वगैरह, तो ये सब बनाते हैं किसको? मित्र मेला समिति को। देन ये आगे चल के 1904 में अभिनव भारत के नाम से जानी जाती है। तो 1904 में अभिनव भारत से नाम से जानी जाती है वीडी सावरकर के नाम से। अब प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, बाकी की कहानी नहीं पूछी जाएगी, प्रश्न पूछा जाएगा अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1904 में। किसने की थी? वीडी सावरकर ने की थी। ठीक है। दूसरा अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि मित्र मेला का नया नाम क्या था? तो अभिनव भारत नई संस्था बन गई थी उससे। फिर है 1902 की अनुशीलन समिति। इसमें अब यानी इसके संस्थापक सदस्य कौन है? सबसे ज्यादा भूमिका रहती है पी मित्र की, यानी प्रमथनाथ, पी मित्र बोलते हैं शॉर्ट रूप में। तो पी मित्र इसकी स्थापना करते हैं। कौन? 1902 की अनुशीलन समिति की। इसके अन्य सदस्य हैं जैसे कि सतीश चंद्र बसु, वरेंद्र कुमार घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब अनुशीलन समिति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। पी मित्रा हमें याद रखने हैं कि 1902 की अनुशीलन समिति है, तो इसकी स्थापना कौन करता है? पी मित्रा करते हैं। अब इसकी कुछ शाखाएं थी, दो प्रमुख शाखाएं थी, जैसे कलकत्ता, जिसे युगांतर वगैरह शाखा बोलते हैं, ये कलकत्ता से ही संबंधित थी। देन दूसरी शाखा थी ढाका की शाखा। ढाका की अनुशीलन समिति थी, उसके इन किसके द्वारा स्थापित हुई थी? तो पुलेन बिहारी दास के द्वारा स्थापित हुई थी ढाका वाली। देन एक और अदर शाखा जनरेट हुई थी बाद में, पटना शाखा, तो उसकी स्थापना सचिन संध्याल ने की थी। तो बस अभी याद कर लेना आप, बेसिक आपके एग्जाम बन जाएगा कि अनुशीलन समिति की स्थापना कब होती है? 1902 में। कौन करते हैं? पी मित्रा। बस इतना सिंपल याद कर लो, बाकी बेसिक है समझ लेना। फिर है 1905 की श्यामा प्रसाद यानी श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस एवं इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। कहां पर? लंदन में। जो भारतीय स्टूडेंट थे उनकी सहायता के लिए। इनकी द इंडियन सोशलॉजिस्ट ये पत्रिका थी। अब याद रखना है इनको, मैडम भीकाजी कामा को 1907 में, या 1907 से एक्टिव ज्यादा हो जाती हैं। 1907 की घटना ये है कि इन्होंने 1907 में स्टुअर्ट जर्मनी में पहली बार विदेश में भारतीय ध्वज फहराया था। तो कहां पर? 1907 में जर्मनी में। ठीक है, याद रखना है। पत्रिका इनकी वंदे मातरम थी। अब जो झंडा फहराया था ना, तो वो लाया कौन था? तो उसको लाया था इंदुलाल याज्ञिक, नाम ही प्रोनाउंसिएशन कैसा इनका, ये लेके आए थे। इन्होंने क्या किया था? ये तस्करी के माध्यम से लेके आए थे, चोरी छुपे बस, क्योंकि ऑब्वियसली कहां पर? यूरोप में। यूरोप में कहां पर आप? जर्मनी में क्या कर रहे हो? झंडा फहरा रहे हो इंडिया का उस समय 1907 में। तो भारतीय क्रांति की जननी कौन बोली जाती है? मैडम भीकाजी कामा। अभी याद रखना है कि भारतीय क्रांति की जननी कौन है? तो मैडम भीकाजी कामा, भूलना नहीं है। इन्होंने 1907 में क्या किया था? जर्मनी में पहली बार विदेश में भारतीय ध्वज फहराया था। ठीक है। अब है अलीपुर षड्यंत्र केस, याद रखना है। अलीपुर को ही मानिक टोला गार्डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानिक तल्ला या मानिक टोला गार्डन बम षड्यंत्र केस। ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इनको दोनों के संदर्भ में चलाया गया था। इसमें क्या हुआ था? लक्ष्य था मुजफ्फरनगर के न्यायाधीश की हत्या करना, यानी कि सीधा टारगेट था। तो बस आपको एग्जाम में क्या रखना है याद, जो अलीपुर मानिक टोला गार्डन कब हुआ था? 1908 से संबंधित था। ठीक है ना? ठीक है ना प्रिंस? फिर है नेक्स्ट 1909 में मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या की थी। 1909 में अनंत लक्ष्मण कानेरे ने AMT जैक्सन की हत्या की थी। देन फिर आगे भी हैं, आपको याद नहीं रखना है इतना सब कुछ, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस इतना देखो, याद रखना है तो ये रखो याद
कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1924 में। कोई पूछे तब भी बता दो, तुरंत आधी रात में बता दो, ऐसे फैक्ट हैं ये। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1924 में होती है। कहाँ पर होती है? कानपुर में होती है। कहाँ पर होती है? कानपुर में। इसके कुछ नेता हैं, जैसे यानी सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, भगवती चरण बोहरा, ये सब किसके? इसी के HRA के सदस्य थे। देन इन्हीं पर यानी कि काकोरी कांड केस लगता है, जब ट्रेन की यानी जब एक ट्रेन जाती है तो ट्रेन को ये लूट लेते हैं, तो इन पे कौन सा केस आता है? काकोरी कांड केस। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड केस किससे संबंधित है? HRA के लोगों से संबंधित है। फिर आते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। इसकी स्थापना 1928 में होती है और HRA की स्थापना कब होती है? 1924 में होती है। इसमें भी संस्थापक कौन है इसके? चंद्रशेखर आजाद। कहाँ पर स्थापित होता है? फिरोजशाह कोटला, दिल्ली में। इसके कुछ प्रमुख नेता हैं, जैसे बचे हुए उनमें थे भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, ये प्रमुख नेता थे। अब इसी आंदोलन के तहत सैंडर्स की हत्या हुई थी। कब? 17 दिसंबर 1928 में। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है, सैंडर्स की हत्या कब हुई थी? तो 1928 याद रखना बस। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु एवं चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने इसकी हत्या की थी। देन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 1929 में होता है, यानी कि जो जैसे आज की संसद है तो वैसे ही उस समय विधानसभा थी, केंद्रीय विधानसभा, तो उसमें बम डाला था। तो बम डाला था किसने? भगत सिंह एवं बख्तियार दत्त, इन्होंने बम डाला था। इनका सीधा कहना था कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हमने बम का यूज किया है, किसी को मारने के लिए नहीं किया है, बस धुआं ऐसी, यानी कैसी बम थी? धुआं वाली बम थी। देन अब इन पर केस चलता है दोनों के आधार पर, यानी जब सैंडर्स की हत्या कर देते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड चलता है, तो HSRA पर लाहौर षड्यंत्र केस चलता है 1929 से 1931 के बीच। ठीक है, देन ये सब एक्टिविटी वगैरह बंद हो जाती है। अब चंद्रशेखर आजाद हैं, तो इनको समझो। ये 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ वीरगति प्राप्त करते हैं। तो अल्फ्रेड पार्क में कौन? चंद्रशेखर आजाद वीरगति प्राप्त करते हैं। 23 मार्च 1931 को राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, इनको फांसी दी जाती है। कब? 23 मार्च 1931 को। एक है विशेष चटगांव शस्त्रागार कांड 1930-31 का। हमें इसमें याद रखना है कि मास्टर सूर्यसेन इसके प्रेरणा यानी नेता थे। देन इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इनका उद्देश्य था कि पुलिस एवं सहायक सेना के शस्त्रागारों पर हमला करना, उन्हें लूटना। ठीक है, 1934 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो क्या क्वेश्चन आएगा कि चटगांव शस्त्रागार कांड से या उसके नेता कौन थे? तो नेता कौन थे? मास्टर सूर्यसेन। अब है कुछ क्वेश्चन, उनको ट्राई करो। तो चटगांव शस्त्रागार कांड कब हुआ था? 1930 में हुआ था। चटगांव शस्त्रागार कांड का नेतृत्व किसने किया था? मास्टर सूर्यसेन ने इसका नेतृत्व किया था। देन नेक्स्ट, अब हैं कुछ प्रमुख क्रांतिकारी षड्यंत्र, यानी जो अभी आपने देखे थे ना, उनको हम लिस्ट कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में आता है, फिर नासिक केस आता है 1909 का, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस 1912 का आता है, काकोरी षड्यंत्र केस 1925 का आता है। ठीक, ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था ना, तो 1912 का जो दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस, तो इन्हीं के यानी लॉर्ड हार्डिंग को मारने के लिए तैयार किया गया था। रासबिहारी बोस थे, इन्होंने इसको प्लान पूरा किया था कि आप लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को बम के द्वारा उड़ा दो। ठीक है ना, देख रहे हैं अपने क्रांतिकारियों में कितना जोश था उस टाइम पीरियड, सबसे सर्वोच्च शक्ति को ही उड़ाने की बात कर रहे हैं। फिर काकोरी षड्यंत्र केस 1925 का, डेट है याद करनी है, कर लेना। लाहौर षड्यंत्र केस 1929-31 के बीच कौन सा था? लाहौर षड्यंत्र केस। 3 केस हैं साम्यवादी, यानी ऐसे नेता जो श्रमिक वर्ग है, यानी कि समाज में ना तो कोई पूंजीवाद हो और ना ही कोई अमीर हो, ऐसे की बात कर रहे हैं। वो कौन होते हैं? साम्यवादी जनरली। तो जनरली साम्यवादी
ये एक तो पूंजीवाद और दूसरा बुर्जुआ क्लास। एक सरवारा, दूसरी बुर्जुआ, पूंजीवादी एवं गरीब, इन दोनों की बात कर रहे हैं। सरवारा यानी श्रमिक हो गया, पूंजीवादी और श्रमिक लेबर की बात करेंगे तो वो होते हैं साम्यवादी। तो साम्यवादी से संबंधित अंग्रेजों ने 3 केस चलाए थे। पेशावर षड्यंत्र केस 1922 का, और कानपुर षड्यंत्र केस 1924 का, मेरठ षड्यंत्र केस 1929 का। बेसिक है, समझ लेना, अगर क्वेश्चन आए तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना बस। अब है अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी, याद आ रहा है, 1902 में। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे, पी मित्रा और बाकी अन्य सदस्य थे, ठीक है ना फ्रेंड्स, पी मित्रा एवं बाकी अन्य सदस्य थे। देन अनुशीलन समिति की पटना शाखा स्थापना किसने की थी, सचिन सन्याल ने की थी। गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने की थी, याद आ रहा है, किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। शिवाजी महोत्सव इनकी भी बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट WC रैंड की हत्या किसने की थी, चापेकर बंधुओं ने। सबसे पहले याद आ रही होगी घटना। मित्र मेला का अभिनव भारत में या अभिनव भारत समिति में विलय किसने किया था, तो BD सावरकर ने किया था। फिर है विदेश में भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, मैडम बीका जी कामा, 1907 में फहराया था। मैडम बीका जी कामा ने भारतीय ध्वज कहाँ फहराया था, कहाँ पर, स्टुअर्ट जर्मनी में फहराया था। कहाँ पर, जर्मनी में। अलीपुर षड्यंत्र केस था, वो किस घटना से संबंधित था, तो किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास से संबंधित था। देन फिर आगे सेम क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके करते देखते जाना। एक क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी, 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में होती है। कौन करते हैं इसकी स्थापना, प्रिंस हरदयाल, है ना, लाला हरदयाल। तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला हरदयाल। फिर HRA की स्थापना, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, कब और कहाँ होती है, 1924 में कानपुर में होती है। कहाँ पर होती है, 1924 में कानपुर में होती है। देन फिर ये है HRA के प्रमुख जो संस्थापक नेता कौन थे, तो संस्थापक नेता कौन थे, जैसे सचिंद्र सन्याल हैं, योगी चंद्र चटर्जी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, ये सब क्या थे, संस्थापक इसके सदस्य थे। काकोरी कांड कब हुआ था, काकोरी ट्रेन चोरी कांड, तो 1925 में। HSRA का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HSRA का गठन हुआ था। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ने सैंडर्स की हत्या की थी। फिर है नेक्स्ट, केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इनका उद्देश्य था बाहरी कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया था। ये कथन किसका था या किस घटना से संबंधित था, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम असेंबली से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी कब दी गई थी, तो कब दी गई थी बताओ, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी, तो कब और कहां पर हुई थी, 27 फरवरी 1931 में अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास के हमारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिली होगी इन टॉपिक्स में। हमने क्रांतिकारी चरण, मुस्लिम लीग, स्वदेशी आंदोलन, बाकी क्रांतिकारी एक्टिविटियां, केस वगैरह सब कुछ देखा है डिटेल में। अब आपका काम है अपने नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, कितनी बार रिवाइज कर पाओगे, कितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो सब आपके लिए ही फायदा होगा। ठीक है, और हाँ, ये आपको 10 डेज सीरीज चला रहे ना मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट की, वो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। यूट्यूब का एल्गोरिथम तभी काम करता है जब तक आप लाइक दबाओगे, वो हमें तभी पुश करेगा, अदरवाइज ऑब्वियसली वीडियो डाउन, देन हमारा मोटिवेशन भी डाउन जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, जय हिंद।